थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, डैनियल शोडर का ये चैप्टर नंबर 4 है और लेक्चर नंबर 12, इंजन एंड रेफ्रिजरेटर्स। इस लेक्चर में हम दो टॉपिक हमारे मेन हैं, और एक है हीट इंजन और दूसरा रेफ्रिजरेटर। और कुछ की कमेंट्स इसमें ये हैं जो हम डिस्कस करने लगे हैं इस लेक्चर में। और डिटरमिन हाउ मच ऑफ द हीट एब्जॉर्ब बाय एन इंजन कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। जैसे आपको पता है कि हीट इंजन्स हॉट रिजर्वायर से हीट एब्जॉर्ब करते हैं, कोल्ड रिजर्वायर पे हीट का कुछ हिस्सा थ्रो करते हैं और कुछ हिस्सा वर्क में कन्वर्ट करते हैं। तो वो हमने इस क्वेश्चन को देखना है कि आप कितना जो हीट का हिस्सा है जो एब्जॉर्ब करते हो वो वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो। इसी दौरान हम एक साइकिल पढ़ेंगे, क्योंकि हीट इंजन जो है तो वो साइक्लिक प्रोसेस होता है कि कार्नट साइकिल है। और हम इसका की कमेंट ये है कि ये बहुत एफिशिएंट है हीट इंजन में से, लेकिन बहुत इम्प्रैक्टिकल है, आप रियल लाइफ में इसको यूज़ नहीं कर सकते। और लास्टली हम रेफ्रिजरेटर देखेंगे, और ये है हीट इंजन का जो रिवर्स प्रोसेस है कि आप सिर्फ अगर सिर्फ आप प्रोसेसेस में इंटरेस्टेड हो डिस्कस करने में कि वर्क कैसे करता है, ये इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, सिर्फ वो इसका ये करता क्या है इसमें इंटरेस्टेड है, तो हम सिर्फ एरोज रिवर्स कर देते हैं हीट इंजन के, तो वो बन जाता है रेफ्रिजरेटर। तो स्टार्ट करते हैं हीट इंजन से। तो हीट इंजन को हम डिफाइन इस तरह से करेंगे: एनी डिवाइस दैट एब्जॉर्ब्स हीट एंड कन्वर्ट्स पार्ट ऑफ दैट एनर्जी इनटू वर्क। तो ऐसा हमारे पास जो डिवाइस है जो कि हीट एब्जॉर्ब करती है हॉट रिजर्वायर से, और उसका कुछ हिस्सा कन्वर्ट करती है वर्क में और बाकी डंप कर देती है इन्वायरमेंट में, तो हम इसको कहते हैं हीट इंजन। जो बाइक में यूज़ करते हैं आप, या फिर भाई जो मोटर बाइक हैं और जो मोटर कार्स हैं, उसमें जो हीट इंजन देखते हैं उसमें आउटसाइड तो हमें हीट एब्जॉर्ब नहीं करते, बल्कि इन इन इनसाइड ही एक हम कंबस्टन बना देते हैं, जिसमें एक छोटे छोटे ब्लास्ट होते रहते हैं और वहाँ से हीट आती है, और उस हीट को वो वर्क में कन्वर्ट करता है, लेकिन उसे भी हम हीट इंजन ही कहेंगे। द वर्क प्रोड्यूस्ड बाय द इंजन इज द डिफरेंस बिटवीन द हीट एब्जॉर्ब एंड द वेस्ट हीट एक्सपेल्ड। तो जो वर्क प्रोड्यूस किया जाता है इंजन से, वो हमारे पास दो चीज़ों का डिफरेंस होता है कि एक हीट जो वो एब्जॉर्ब करता है, और हीट जो एक्सपेल करता है, उसका उसका जो फ़र्क होता है, वो हमारे पास जो हीट है वो वर्क में कन्वर्ट होती है। हीट हम एक्सपेल क्यों करते हैं, सारी की सारी क्यों नहीं कन्वर्ट कर लेते, क्योंकि जैसे ही हम एक सब्सटेंस से हीट एब्जॉर्ब करते हैं तो उसके साथ इंट्रोपी भी आ जाती है। तो साइक्लिक प्रोसेस में दोबारा आपको दोबारा प्रोसेस के स्टार्ट में जाने के लिए उस इंट्रोपी को डंप करना पड़ता है। तो इस वजह से हम वो हीट की फॉर्म में वो जो इंट्रोपी है वो भी डंप कर देते हैं, तो इस वजह से हीट एक्सपेल करना लाजमी होता है। अब प्रोसेस देखें, तो ये हमारे पास एक हॉट रिजर्वायर है, और ये हमारे पास कोल्ड रिजर्वायर है, दरम्यान में हमारा इंजन है। और हमारा गोल ये है डिटरमिन हाउ मच ऑफ द हीट एब्जॉर्ब बाय एन इंजन कैन बी कन्वर्टेड इनटू वर्क। तो यहाँ से हॉट रिजर्वायर से हमारा इंजन जो हीट एब्जॉर्ब करता है उसे कितना हिस्सा वर्क में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये हमारा की क्वेश्चन है, इसको हमने एड्रेस करना है। तो कुछ जो लेबल्स हैं उनको डिफाइन कर लें। टी एच हमारे पास टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर है, और टी सी हमारे पास टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर है। रिजर्वायर हम कहते हैं कि जिस पे आप हीट वो एब्जॉर्ब कर ले या हीट वो दूसरे सिस्टम को दे दे, लेकिन उसके अपने टेम्परेचर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप यानी कि एक रिजर्वायर है, उसमें आप हीट ऐड कर दें, हीट निकाल लें, तो उसके टेम्परेचर पे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि आपके पास सी है, सी में से पानी निकाल लें आप, या उसमें पानी डाल लें, तो उसमें उसकी वॉल्यूम में फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस केस में भी हमारे पास जो जहाँ से हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं वो भी रिजर्वायर है, और जहाँ डंप करेंगे वो भी रिजर्वायर है, तो इनके टेम्परेचर हम लेंगे कांस्टेंट। क्यू एच हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर इन अ गिवन टाइम पीरियड। तो ये इंटरेक्शन जो होती है गिवन टाइम पीरियड के लिए होती है कि इंजन की हॉट रिजर्वायर के साथ, या इंजन में जो सब्सटेंस होती है उसकी हॉट रिजर्वायर के साथ जो इंटरेक्शन है वो लिमिटेड टाइम के लिए होती है, जिसमें वो हीट एब्जॉर्ब करता है। उस हीट एब्जॉर्ब को हम कहते हैं क्यू एच। और क्यू सी जो हीट एक्सपेल करता है कोल्ड रिजर्वायर में, उसे हम कहेंगे क्यू सी। और डब्ल्यू हमारे पास नेटवर्क डन है,
जो इंजन करता है, यानी कि इस तरह से हीट हमने एब्जॉर्ब की, उसका कुछ हिस्सा कन्वर्ट किया वर्क में, और कुछ हमने एक्सपेल कर दिया, कुछ हिस्सा हमने थ्रो कर दिया, इसमें डंप कर दिया है कोल्ड रिजर्वायर में। इन सारी क्वांटिटीज़ को हमने लेना है पॉजिटिव। पहले हमने लिया है कि कन्वेंशन के डब्ल्यू कम नेगेटिव होता है पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे हमने हीट इंजन के केस में और जो इस चैप्टर में हम इन तीनों चीज़ों को लेंगे पॉजिटिव। तो हीट जो यहाँ से आपके पास एब्जॉर्ब हो रही है, और उसका कुछ हिस्सा जा रहा है वर्क में, और कुछ जो हीट का हिस्सा है वो हम डंप कर रहे हैं कोल्ड रिजर्वायर में। हीट हमने डंप क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि जब आप हॉट रिजर्वायर से जो इसका टेम्परेचर है, यहाँ से आप हीट एब्जॉर्ब करते हैं, करता है जो इंजन का कोई भी सब्सटेंस है, इंजन है हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो उसके साथ एंट्रोपी भी आ जाएगी। वो जैसे कि मैंने बताया कि आपके पास साइक्लिक प्रोसेस है, तो आपको साइकिल के दोबारा इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट पे जाने के लिए वो एंट्रोपी डंप करनी होगी, क्योंकि स्टेट आपके पास एंट्रोपी स्टेट वेरिएबल है। तो एंट्रोपी आप डंप करेंगे जो आएगी हीट की फॉर्म में, और कुछ इसे आप उसका वर्क डन में कन्वर्ट कर पाओगे। तो एफिशिएंसी ऑफ इंजन होती है हमारे पास बेनिफिट। बेनिफिट हमें क्या है? वर्क डन है। और हम इसकी कॉस्ट क्या है जो हम हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं हॉट रिजर्वायर से? तो बेनिफिट डिवाइड बाय कॉस्ट, इसको हम डिफाइन करते हैं एज एफिशिएंसी। बेनिफिट हमारा है वर्क, और क्यू एच हमारे जो हीट एब्जॉर्ब की है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ टी एच, यानी कि हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर अगर मैं आपको दे दूं, एंड टी सी कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी, और आपसे पूछा जाए कि ये इंजन, ये हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर है, ये कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर है, तो इसके दरमियान में अगर आपका इंजन ऑपरेट करे तो उसकी मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी क्या हो सकती है? तो इसका आंसर हम देंगे तीन चीज़ों, दो चीज़ों से। एक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दूसरा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और इसके दरमियान में एक असम्पशन ज़रूर होगी कि इंजन जो होता है हमारा ऑपरेट करता है ये साइकिल्स में, तो ये साइक्लिक प्रोसेस है। फर्स्ट लॉ हमें ये बताता है कि जितनी आपने हीट एब्जॉर्ब की है हॉट रिजर्वायर से, आप उसका कुछ हिस्सा वक्त में कन्वर्ट करें और कुछ हिस्सा आप कोल्ड रिजर्वायर में थ्रो कर रहे हो, तो इन दोनों का जो सम है वो ग्रेटर नहीं हो सकता क्यू एच से। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको पता है। तो जितनी आपने हीट ऑब्जॉर्ब किया उतनी ही का आप उसको, उसी का कुछ हिस्सा आप वर्क डन में कन्वर्ट करोगे, और कुछ हिस्सा आप कोल्ड रिजर्वायर में थ्रो करोगे। अब अगर आप यहाँ से डब्ल्यू की वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर लें, क्यू एच माइनस क्यू सी हो जाएगी। तो एफिशिएंसी की जो डेफिनेशन है उसमें डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दें, डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू एच माइनस क्यू सी और क्यू एच। तो ये मेरे पास एफिशिएंसी की एक और डेफिनेशन आ गई कि अगर मैं मुझे ये बताओ कि हॉट रिजर्वायर से इंजन ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की है और कितनी है इंजन ने थ्रो की है कोल्ड रिजर्वायर में, तो मैं बता सकता हूँ कि इंजन की एफिशिएंसी क्या है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें बताता है कि एफिशिएंसी कैन नॉट बी ग्रेटर देन वन। तो एफिशिएंसी ग्रेटर नहीं हो सकती। हाँ, एक सिनारियो है, वो ये कि आपके पास क्यू सी अगर इक्वल टू जीरो हो जाए, यानी कि आप सारे के सारे जो हीट है जो आपने अब्जॉर्ब की है वो आप कन्वर्ट कर लें वर्क में, और कोल्ड रिजर्वायर में कोई हीट थ्रो ना करें, यानी क्यू सी इज इक्वल टू जीरो। तो फिर आप इसको सपोज कर सकते हैं कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू वन हो। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है कि जैसे आप हॉट रिजर्वायर से हीट एब्जॉर्ब करते हैं तो उसके साथ इंट्रॉपी आ जाती है। इंट्रॉपी कम से कम करने के लिए आपको ये करना होगा कि जो इंजन का सब्सटेंस है, लेट्स से गैस है, तो हॉट रिजर्वायर से जैसे वो हीट एब्जॉर्ब करे, और गैस के दरम्यान में जो हीट ट्रांसफर हो, दोनों का टेम्परेचर सेम हो, फिर उसकी इंट्रॉपी आपके पास जो होगी कम से कम होगी, अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है। और आपको पता है अगर गैस का टेम्परेचर हॉट रिजर्वायर के सेम है तो वो हीट फ्लो ही नहीं करेगी। तो कुछ ना कुछ आपको कम टेम्परेचर करना पड़ता है गैस का, तभी जाके वो हीट एब्जॉर्ब कर पाता है। और जितना आप टेम्परेचर कम करेंगे उतनी ही ज़्यादा इंट्रॉपी आप न्यू क्रिएट करेंगे। तो जितनी ज़्यादा आप न्यू इंट्रॉपी क्रिएट करेंगे उतनी ही आपको कोल्ड रिजर्वायर में हीट थ्रो करनी पड़ेगी। तो इस वजह से ये जीरो करना मुश्किल है।
कोल्ड रिजर्वायर में हीट थ्रो ज़ीरो की जाए, इसका एक ही केस है कि आपके पास जो तीनों चीज़ें हैं, एक हॉट रिजर्वायर, दरम्यान में जो सब्सटेंस है इंजन के वो लेट से गैस है, और कोल्ड रिजर्वायर, तीनों का टेम्परेचर बिल्कुल सेम हो, तब जाके वो इंट्रोपी मैक्स मिनिमम क्रिएट होगी। और ये पॉसिबल नहीं है कि टेम्परेचर तीनों का सेम है, तो फिर आप हीट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो इस वजह से ये QC नॉन ज़ीरो होता है, तो आपकी एफिशिएंसी हमेशा लेस देन 1 रहेगी। अब सेकंड लॉ हमें क्या कहता है इसके बारे में? सेकंड लॉ हमें ये कहता है कि चूंकि ये आपके पास इंट्रोपी जो साइकिल के स्टार्ट में स्टार्ट हुई थी, और फिर आप दोबारा एक प्रोसेस से गुजर के दोबारा साइकिल के इनिशियल पॉइंट पे आए हैं, तो आप जो इंट्रोपी है कभी भी कम नहीं हो सकती। वो कम इंट्रोपी हमेशा पहले से ज़्यादा ही होगी, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि वो इक्वल हो, या इक्वल होगी, या फिर ज़्यादा होगी, वो इंट्रोपी कम नहीं हो सकती। सेकंड लॉ हमें ये कहता है। तो इस वजह से आपने क्या लिया है, इंट्रोपी मैंने आपको बताया हुआ है कि जो टेम्परेचर है कोल्ड रिजर्वायर का और हॉट रिजर्वायर का कांस्टेंट है, तो इंट्रोपी का फॉर्मूला आपके पास यही बनता है, S = Q/T। तो जब मैंने हीट एब्जॉर्ब की हॉट रिजर्वायर से, तो उसके साथ ये इंट्रोपी आ गई, Q/T। तो ये हम सेकंड लॉ हमें ये कहता है कि ये इंट्रोपी, इस इंट्रोपी से जो आप वो इंट्रोपी जो थ्रो करोगे इसमें जो होगी जनरेट होगी जब आप हीट थ्रो करोगे कोल्ड रिजर्वायर में, वो हमेशा ज़्यादा होगी। सेकंड लॉ कहते हैं कि कभी भी इससे कम नहीं हो सकती। हाँ, ये हो सकता है कि ये ज़्यादा ये इक्वलिटी इनमें होल्ड करे, तो लोअर लिमिट यही होगी, और अपर लिमिट आप जितनी बड़ी इसमें कर लें, जितनी ज़्यादा आप इंट्रोपी क्रिएट कर लें। तो इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लें, आप कितना न्यू इंट्रोपी कितनी ज़्यादा और किन किन तरीकों से बना सकते हैं। लेकिन इंट्रोपी की जो लोअर लिमिट है, ये हो गई इंट्रोपी जो आई है हॉट रिजर्वायर से, और ये इंट्रोपी जो आपके पास गई है जनरेट हुई है जब आपने कोल्ड रिजर्वायर में हीट थ्रो की है, तो वो हमेशा ज़्यादा होगी। तो इसको आप रीअरेंज कर लें। तो रीअरेंज किया मैंने, QH को इस तरफ लिया है, TC को उस तरफ ले गया, और इसमें वैल्यू आप पुट कर दें, तो हमारे पास एफिशिएंसी का फार्मूला बन जाएगा ये। तो ये आप एक लेस देन एफिशिएंसी की जो आपके पास ये टर्म ग्रेटर देन है एफिशिएंसी से, उसकी वजह ये है कि पहले आप ग्रेटर टर्म वन में से सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, वन में से एक ग्रेटर टर्म सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, अब आप वन में से लेस टर्म सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फिर ये आपके पास वैल्यू ज़्यादा होगी पहले से। तो एफिशिएंसी लेस देन और इक्वल टू 1 - TC/TH। तो ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया, जो स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन स्टार्ट किया था जिसे डिस्कस करने के लिए, वो कि अगर आपके पास गिवन टेम्परेचर हो हॉट का और कोल्ड रिजर्वायर का, तो मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी क्या है, तो वो हमारे पास मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी ये एक्सप्रेशन देगा। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि आपके पास टेम्परेचर है ये डेली लाइफ के, वो है कि आपके पास हॉट रिजर्वायर 500 केल्विन पे है, और कोल्ड रिजर्वायर आपके पास 300 केल्विन पे है। अब वैल्यू आप पुट करें और आप देखेंगे कि आपके पास जो एफिशिएंसी आई है मैक्सिमम पॉसिबल, वो है 40%। तो 40% जो हीट एब्जॉर्ब करेगा इंजन, वो कन्वर्ट करेगा वर्क में, और बाकी 60% थ्रो कर देगा कोल्ड रिजर्वायर में। और जैसे मैंने आपको बताया कि आप जितना चाहे इसे लेस एफिशिएंट बना सकते हैं, लेकिन अपर बाउंड इसकी एग्जिस्ट करती है, आप ग्रेटर देन मान नहीं जा सकते। तो लेस एफिशिएंट आप 20% एफिशिएंट बना लें, 12% एफिशिएंट बना लें, 5% एफिशिएंट बना लें, तो वो आपकी मर्जी है। और वो कैसे करोगे आप? बाय क्रिएटिंग एन एक्स्ट्रा इंट्रॉपी। और एक्स्ट्रा इंट्रॉपी क्रिएट करने का एक तरीका कार ये है कि जब आपका ये हॉट रिजर्वायर और ये कोल्ड रिजर्वायर, हॉट और ये आपके पास कोल्ड, दरम्यान में आपके पास वर्किंग सब्सटेंस है जो आपके पास इंजन है, तो जो अब हीट एब्जॉर्ब करे ना यहाँ से, तो इसका टेम्परेचर बहुत कम हो, टेम्परेचर हॉट बहुत कम हो जो हॉट रिजर्वायर से,
जो मैं टी इंजन के टेम्परेचर को कह रहा हूँ। तो ये इंट्रॉपी जितना कम होगा उतना ज़्यादा इंट्रॉपी क्रिएट होगी। और जब यहाँ से थ्रो करे इसमें, तो फिर इसका टेम्परेचर टी ज़्यादा हो कोल्ड रिजर्वायर से, तो फिर आप देखो कि इधर भी आप एक्स्ट्रा इंट्रॉपी करेंगे, वो इधर भी एक्स्ट्रा इंट्रॉपी आपके पास आएगी। तो ये आप है कि जितनी मर्जी आप एक्स्ट्रा इंट्रॉपी क्रिएट कर लें, लेकिन इसकी अपर बाउंड एग्जिस्ट करती है कि आप एफिशिएंसी और जितनी आप ज़्यादा इंट्रॉपी क्रिएट करेंगे आपका, उतना इंजन लेस एफिशिएंट होगा। और मोर एफिशिएंट बनाने के लिए आपको इंट्रॉपी कम क्रिएट करनी होगी। जितनी इंट्रॉपी आप ज़्यादा क्रिएट करेंगे उतनी आपको हीट डंप करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपको यहाँ पे बता रहा है कि यू कैन नॉट विन, कि आप ये नहीं हो सकता कि जितनी आप एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं बिल्कुल उतनी ही आप उतना ही सारी की सारी जो एनर्जी है वो वर्क डन में कन्वर्ट कर लें। तो ये कहता है कि यू कैन नॉट विन। और सेकंड लॉ थर्मोडायनामिक्स उससे और ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर देता है कि यू कैन नॉट इवन ब्रेक इवन, या आप ये सोच भी नहीं सकते कि आप एफिशिएंसी मैक्सिमम मान ले सकते हैं, क्योंकि लॉ ऑफ एंट्रोपी ज़्यादा फंडामेंटल है। अब प्रॉब्लम देख लेते हैं। और प्रॉब्लम है एन आइडियल डायटोमिक गैस टेकन आउट रेक्टेंगुलर साइकिल ऑन अ पीवी डायग्राम। ये आपके पास रेक्टेंगुलर साइकिल है। सपोज दिस सिस्टम इज यूज एज हीट इंजन टू कन्वर्ट द हीट इनटू मैकेनिकल वर्क। Assume that the temperature is always such that rotational degrees of freedom are active but vibration modes are frozen out. तो आपके पास गैस है, जो इसमें की पॉइंट्स हैं उनको मैं लेबल कर लूँ। तो गैस है आपके पास आइडियल, आपके पास गैस है आइडियल डायटोमिक गैस। और दूसरा है वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ मोड्स हैं वो फ्रोजन आउट हैं, लेकिन रोटेशनल डिग्री मोड्स हैं वो आपके पास एक्टिव हैं। तो इस इंफॉर्मेशन को हम यूज़ करेंगे। तो वर्क डन कैलकुलेट करना आपके पास बहुत ही आसान है। वो ये है कि पहला पहला हमारे पास टास्क ये है कि अगर हमने इसमें सपोज की है वैल्यूज़ कि आपके पास जो फाइनल वॉल्यूम है वो V1 का 3 टाइम है। और फाइनल जो मैक्सिमम प्रेशर है इस प्रोसेस में ये P2, वो 2 टाइम है P1 का। एफिशिएंसी हमने कैलकुलेट करनी है। एफिशिएंसी के लिए आपको चाहिए वर्क डन जो इस पूरे प्रोसेस में हुआ है, और हीट एब्जॉर्ब। तो वर्क डन आपके पास सिंपल है, वो एरिया अंडर द कर्व होता है। तो आपने ये एरिया कैलकुलेट करना है, ये वाला, ये आपने एरिया कैलकुलेट करना है। तो एरिया कैलकुलेट करना आसान है, क्योंकि वॉल्यूम भी कांस्टेंट है प्रोसेसेस में। एट अ टाइम एक वैल्यू वेरी कर रही है वॉल्यूम, यहाँ पे प्रेशर वेरी कर रहा है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ पे प्रेशर वेरी कर रहा है तो वॉल्यूम वॉल्यूम वेरी कर रहा है, लेकिन प्रेशर जो है आपके पास कांस्टेंट है। तो ये जो हीट एब्जॉर्प्शन है या वर्क डन है आपके पास, वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है या फिर कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। तो एरिया अंडर द कर्व आपके पास आएगा कि मैक्सिमम P2 माइनस P1 आपके पास ये आ जाएगी साइड P2 माइनस P1, और आप इसको फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो बन जाएगी V2 माइनस P1। इन दो साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ गया वर्क डन। तो ये वैल्यू रही 2P1 V1 वैल्यू पुट करने के बाद ये वाली। अब हीट एब्जॉर्ब कहाँ से कहाँ तक की है, दो प्रोसेसेस हैं। जब पहले वो प्रेशर आपके पास बढ़ता है, हीट एब्जॉर्ब होती है जिसके नतीजे में प्रेशर इंक्रीज होता है गैस का, तो P1 से P2 में। फिर इसे हम कहेंगे हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फिर ये होता है कि प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं लेकिन वॉल्यूम में हमारे पास गैस एक्सपेंड होती है, तो इसको हम कहते हैं हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ तक है, फिर दोबारा ये हीट डंप करेगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर कांस्टेंट प्रेशर पे। तो प्रोसेस जितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है वो प्रोसेस हमें नज़र आ रहा है ए और बी। इसमें हमें देखना है कि हीट एब्जॉर्ब कितनी हुई है, वही हमारे क्यू एच होगी। तो Q इज इक्वल टू सी डेल्टा वी, ये हमारे पास है एक्सप्रेशन हीट के लिए, अगर आपके पास कैपेसिटी गिवन हो और टेम्परेचर डिफरेंसेस हो। तो दो प्रोसेसेस हैं। एक फर्स्ट प्रोसेस ये है हीट एब्जॉर्ब एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, तो सी वी डेल्टा टी ए। और हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर, तो ये सी पी डेल्टा टी बी। तो मैं इस आइडियल गैस को इक्वेशन को यूज करते हुए
ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन है वो यूज़ करते हुए मैं डेल टी की वैल्यू मालूम कर सकता हूँ। तो टी इक्वल्स हो जाएगा पी वी डिवाइड बाय एन आर। तो ये मैंने यहाँ पे ये यूज़ किया। तो फर्स्ट केस में आपके पास जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो ड्यू टू प्रेशर है, ड्यू टू प्रेशर है, ये प्रेशर हम लोग का। तो चेंज प्रेशर में है, वॉल्यूम कांस्टेंट है। सेकंड बी प्रोसेस में जो चेंज आपके पास टेम्परेचर में है वो ड्यू टू वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम में चेंज है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो डी वी डेल्टा वी आपके पास वॉल्यूम के साथ है। तो अब इसको मज़ीद सिंपल करते हैं। तो सी वी हमारे पास होती है डायटोमिक गैस के लिए, वो 5/2 NR। सी वी की वैल्यू है 5/2 इंटू NR। और सी पी की वैल्यू होगी, एक NR उसमें ऐड कर लें, वो है 7/2 NR। तो ये मेरे पास प्रोसेस है ए और ये प्रोसेस है बी। अच्छा, एन आर से कैंसल आउट हो जाएगा और आपके पास बाकी रहेगा ये एक्सप्रेशन। अब मैं वैल्यूज पुट कर लूँ इसमें। डेल्टा पी मैं लेता हूँ, ए प्रोसेस में डेल्टा पी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। P2 - P1, वो 2P1 है तो आपके पास P1 आ जाएगा, सिर्फ P1। और V1 हमारे पास ये इनिशियल प्रोसेस है, ये V1 पुट करेंगे यहाँ पे। V1 कौन वैल्यू है वॉल्यूम की, तो V1 यहाँ पे आ गया और P1 असल में डेल्टा पी है। अच्छा, यहाँ पे P कांस्टेंट है और अ, हमारे पास वो है 2P1। और हम यहाँ पे लेंगे जो वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है वो डेल्टा वी है, और डेल्टा वी हमारे पास आ रहा है 2V1। 2V1 है, 2V आई नहीं है, ये 2V1 है। क्योंकि आप जब V1 को 3 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, V1 को 3 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास 2V1 आएगा। तो इन दोनों को आप ऐड कर लो, आपके पास 33/2 P1V1। ये हीट एब्जॉर्ब्ड है। तो हमारे पास एफिशिएंसी क्या रहेगी? एफिशिएंसी हमारे पास है W/QH। तो W/QH हमारे पास एफिशिएंसी आएगी। W आपके पास ऊपर 2V1 V1 और QH नीचे 33/2 P1V1। ये डिवाइड करेंगे, आपके पास एफिशिएंसी ये आ गई हीट इंजन की। इसके बाद एक मजीद क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या हो सकती है? मैक्सिमम एफिशिएंसी इस इंजन की क्या हो सकती है? तो हमें ऑपरेट करवाना होगा, इसके देखने होंगे टेम्परेचर जो मैक्सिमम है, जिनमें डिफरेंस मैक्सिमम है। तो ये लोएस्ट प्रेशर यहाँ पे है, जब हम हीट जितनी भी कांस्टेंट वॉल्यूम में और कांस्टेंट प्रेशर पे एब्जॉर्ब कर चुके थे, उसको दोनों को हमने डंप कर दिया। तो हमारे पास यहाँ पे इंजन का टेम्परेचर जो मिनिमम होगा, ये हमारे पास है TC। और ये हमारे पास जब दोनों हमने प्रोसेसेस में हीट एब्जॉर्ब कर ली है कांस्टेंट वॉल्यूम में और कांस्टेंट प्रेशर में, तो यहाँ पे ही आपके पास टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। चूंकि आपको पी वी इजिकल टू एन आर टी, ये फार्मूला ये बता रहा है कि अ, जो वॉल्यूम इंक्रीज है या प्रेशर इंक्रीज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो पहले प्रोसेस में जब आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है, प्रेशर इंक्रीज किया है, तो प्रेशर हुआ है आपके पास 2 टाइम। तो यहाँ से आपके पास जो आएगा कैलकुलेशन, वो 2 टाइम आएगा। और फिर अगेन आपने प्रेशर इंक्रीज किया है, टेम्परेचर इंक्रीज किया है बाय इंक्रीजिंग द वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जब आपने इंक्रीज किया वो है 3 टाइम। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 3 टाइम इंक्रीज आ जाएगा टेम्परेचर में। तो ये 6 टाइम इंक्रीज होगा एज कम्पेयर टू कोल्ड रिजर्वायर। तो ये हमारे पास हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर होगा 6 टाइम ऑफ कोल्ड रिजर्वायर। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं इन दो प्रोसेस को। अगर हम यूज़ करें कि कोल्ड रिजर्वायर हमारे पास ये पॉइंट हो और हॉट रिजर्वायर हमारे पास ये पॉइंट हो, जो कि 6 टाइम ऑफ कोल्ड रिजर्वायर है, तो आपके पास एफिशिएंसी मैक्सिमम यही 83% आ सकती है, अगर आप इसको यूज़ कर पाए तो ये थी हमारी एग्जांपल इंजन के लिए। तो इसके बाद हम मूव होते हैं एक दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक है हमारे पास द कार्नट साइकिल। तो कार्नट साइकिल है कि मेरे पास क्वेश्चन ये है कि मैं कितना एफिशिएंट इंजन एक बना सकता हूँ जिसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो। और क्या इंजन पॉसिबल है? हाउ टू मेक एन इंजन दैट डज अचीव द मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी फॉर अ गिवन TH एंड TC। तो गिवन
हाई टेम्परेचर कोल्ड हॉट रिजर्वायर टेम्परेचर के लिए, कोल्ड रिजर्वायर टेम्परेचर के लिए हम मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंट इंजन कैसे बना सकते हैं। अब हम पर्टिकुलर सब्सटेंस कंसीडर करेंगे कि आपके पास एक लेट से कोई वर्किंग सब्सटेंस है जो इंजन में है, वो है लेट से गैस है। एफिशिएंट इंजन एक का जो आइडिया है वो हम पहले ले चुके हैं, वो ये हो कि आपके पास लेट से ये हॉट रिजर्वायर और ये रहा मेरे पास कोल्ड। इसका टेम्परेचर है TH और इसका टेम्परेचर है TC। तो मैंने आपको बताया था दरम्यान में हमारे पास गैस है लेट से। मैंने आपको बताया था कि जब आपकी ये गैस हॉट रिजर्वायर से हीट एब्जॉर्ब करें और जब ये कोल्ड रिजर्वायर पे हीट थ्रो करे, तो टेम्परेचर डिफरेंस मिनिमम होना चाहिए। कि जब आप एब्जॉर्ब करें यहाँ से हॉट रिजर्वायर से, तो गैस का टेम्परेचर बिल्कुल इक्वल हो, तो आप मिनिमम इंट्रोपी क्रिएट करेंगे। और QC जब आप हॉट कोल्ड रिजर्वायर में थ्रो करें तो फिर भी दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो, तो आपके पास जो इंट्रोपी आएगी वो मिनिमम होगी। और जितनी आप कम इंट्रोपी जनरेट करेंगे उतना आपका इंजन एफिशिएंट होगा। लेकिन जैसे कि हमें बताया कि ये पॉसिबल नहीं लगता कि आपके पास टेम्परेचर जो हो वो इक्वल हो। जब टेम्परेचर इक्वल है तो फिर वो हीट फ्लो करेगी ही नहीं। तो हम ये ज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे कि मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी तो यही हो सकती है कि आपके पास टेम्परेचर यहाँ पे दोनों का, जब आप यहाँ से हीट एब्जॉर्ब करें तो आपका गैस का टेम्परेचर हॉट रिजर्वायर के इक्वल हो, और जब वो कोल्ड रिजर्वायर में थ्रो करे तो गैस का टेम्परेचर कोल्ड रिजर्वायर के इक्वल हो। तो पहला प्रोसेस ये होगा कि हमने हीट एब्जॉर्ब करनी है, वो होगा आइसोथर्मल प्रोसेस। ये आइसोथर्मल प्रोसेस है जिसमें हमारे पास टेम्परेचर रहता है कांस्टेंट और हमें हीट एब्जॉर्ब करते हैं, और वो टेम्परेचर क्या है, हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर। ये हमारा है प्रोसेस कि हमने हीट एब्जॉर्ब करनी है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और टेम्परेचर होगा हॉट रिजर्वायर का। अच्छा, सेकंड, और जब हमने हीट थ्रो करनी है, मैंने आपको बताया हमने हीट थ्रो करनी है तो वो भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे करनी है, और वो टेम्परेचर होगा हमारे पास कोल्ड रिजर्वायर का। तो हीट मैंने ये थ्रो की, और ये प्रोसेस की डायरेक्शन है ये, और ये हीट है हमारे टेम्परेचर है यहाँ पे कोल्ड रिजर्वायर कांस्टेंट। तो ये हीट एब्जॉर्प्शन और ये हीट हमारे पास एक्सपेल है। तो दरम्यान में मैंने अब इसको साइक्लिक बनाने के लिए दरम्यान मैंने एक कर्व से दूसरी कर्व में मूव होना है। और वो हम कैसे मूव होंगे कि जब हम कोई हीट एब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं ना एक्सपेल कर रहे हैं, तो हीट हम एक्सचेंज जो है एनवायरनमेंट के साथ या किसी भी चीज़ के साथ वो हम जीरो रखते हैं। तो ये हमारे पास होगा आइडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये हमारे पास आइडियाबैटिक प्रोसेस जिसमें हीट आपके पास कांस्टेंट रहती है, वो हीट ना एब्जॉर्ब करते हैं ना एक्सपेल करते हैं, तो इन दोनों को हम मिला देंगे। तो मैंने क्या किया, थर्मली हीट एब्जॉर्ब की, आइसोथर्मली हीट एक्सपेल की, हीट जो थ्रो की इसमें कोल्ड रिजर्वायर में, और इन दोनों कर्व को मैंने मिलाया है आइडियाबैटिक प्रोसेस से। तो ये मेरे पास बन जाएगा इंजन, और ये एफिशिएंट इंजन होगा क्योंकि टेम्परेचर दोनों जगह पे सेम है, और हॉट रिजर्वायर के साथ या कोल्ड रिजर्वायर के साथ, और इंट्रॉपी हम मिनिमम कर रहे हैं क्रिएट। तो ये रहा मेरे पास प्रोसेस। तो पहले क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब की आइसोथर्मली, फिर इसने हीट ऑब्जॉर्ब करने के बाद एक्सपेंड किया एडियाबेटिकली, और फिर हमने आइसोथर्मली हीट जो थ्रो की कोल्ड रिजर्वायर में, पहले अब्जॉर्ब की फिर अब थ्रो करें, ये भी आइसोथर्मल ये भी आइसोथर्मल। फिर हम आइडियाबेटिकली इसमें जाएंगे एक कर्व से दूसरे कर्व की तरफ। ये मेरा प्रोसेस है आइसोथर्मल प्रोसेस, हीट एब्जॉर्प्शन, adiabatic to move from one curve to from one isothermal curve to second isothermal, and third one is the heat thrown to the environment or cold reservoir isothermally, and again we join the two curves, two isothermal curves by using adiabatic process.
तो ये मेरे पास कार्नट साइकिल है। कार्नट साइकिल बहुत ही एफिशिएंट है, आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा, लेकिन हॉरिबली इम्प्रैक्टिकल है। क्योंकि आपके पास हमने ये देखा था कि अगर आप हीट इंट्रॉपी कम से कम क्रिएट करें, आपका इंजन मोर एफिशिएंट होगा। और एंट्रोपी कम से कम जनरेट करने के लिए आपका हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर गैस से मिनिमम हो, जब आपके पास एब्जॉर्प्शन हो हीट का, और हॉट गैस का टेम्परेचर और आपके पास कोल्ड रिजर्वायर का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो मिनिमम हो या अप्रोचेस टू जीरो हो, जब हीट हम थ्रो करें कोल्ड रिजर्वायर में। तो ये हमारा कॉस्टेटिकल प्रोसेस होता है, आप जितना इसको स्लो करेंगे उतना आप ये अचीव कर सकेंगे। आप मिनिमम डिफरेंस डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो करके दोनों पॉइंट्स पे आप ये अचीव कर सकते हैं, लेकिन आपका जो इंजन की जो पिस्टन मूवमेंट है वो उतनी इंतहाई स्लो होगी। तो ये आपके पास, आप इसको इमेजिन करें कि ये एक मरतबा हम अगर इसे रोटेट कर मूव करते हैं प्रोसेस को, यहाँ से पहले ऊपर मूव होता है पिस्टन, फिर नीचे आता है, तो इस पॉइंट तक हमारा जो व्हील है कार का एक मरतबा रोटेट होता है। तो आप इसको इंतहाई स्लो कर लें एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, कॉस्टेटिकली इंट्रॉपी कम क्रिएट होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो इंतहाई स्लो करें तो आप इमेजिन करें कि आपकी जो स्पीड क्या होगी उसकी, एक्सेल की या व्हील की, तो इतनी कम होगी कि जो साथ पे वो पैदल चल रहा होगा आदमी वो भी गुजर जाएगा। तो एफिशिएंट तो है, आपकी गैस कम यूज़ होगी, आपके एक लीटर में या कम जो पेट्रोल में काफ़ी किलोमीटर वो ट्रैवल कर लेंगे, लेकिन ये हॉरिबली इम्प्रैक्टिकल है, स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो होगी। तो कार्नट साइकिल में एफिशिएंसी बताने के लिए कि इसकी मैक्सिमम है या नहीं है, वैसे तो इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जब लॉ ऑफ एंट्रोपी पता है कि आप एंट्रोपी मिनिमम क्रिएट करें तो उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होगी। लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं कि एक अच्छी एक्सरसाइज है कि एफिशिएंसी कार्नट साइकिल की क्या होगी। टू कंप्यूट क्यू सी एंड क्यू एच वी जस्ट नीड आइसोथर्मल प्रोसेस। तो हमने सिर्फ दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है, वो है एक क्यू सी के हीट आपने थ्रो कितनी की, और क्यू एच क्या हीट आपने absorb करने की कितनी की। और ये हमारी एब्जॉर्प्शन और जो थ्रो की थी हमने वो आइसोथर्मल प्रोसेस में हुई थी। और फिर हम इससे देख लेंगे कि जो वर्क डन है और एफिशिएंसी इसका क्या है। द हीट इनपुट ड्यूरिंग द आइसोथर्मल प्रोसेस इज इक्वल टू वर्क डन। तो जो आपके पास जितनी हीट है वो आपके पास आएगी आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन में, क्योंकि जो आपकी एनर्जी होती है, एनर्जी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी के। तो डेल्टा टी आपके पास वैसे ज़ीरो है, तो आपके तो जो चेंज एनर्जी होगी वो ज़ीरो होगी। तो इस वजह से आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हीट एब्जॉर्ब है वो इक्वल टू वर्क डन है। तो ये यहाँ पे बात की हमने, ये हमारा प्रोसेस है और इसको मैंने कुछ लेबल दे दिए हैं। टी एच ये हो गया, ये स्टार्टिंग वॉल्यूम V1 है, इस पॉइंट का वॉल्यूम V2 है, और इस पॉइंट का वॉल्यूम V3 है, और इस पॉइंट का वॉल्यूम V4 है। तो वर्क डन इस प्रोसेस में 1 से लेकर 2 तक आइसोथर्मल प्रोसेस में वो है ये V1 से V2, जब वॉल्यूम हमारा एक्सपेंड हुआ है PTV। और हम इसका अगर आप आइडल गैस इक्वेशन यूज़ कर लें, जो पहले हम कैलकुलेशन कई मरतबा कर चुके हैं, तो P को आप निकाल सकते हैं इसमें से। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा N के टी डिवाइड बाय V। तो यहाँ पे यही किया है, यहाँ पे वैल्यू पुट की है और इंटीग्रेट कर लिया। इंटीग्रेट करने के बाद आपके ये रिजल्ट आया। अब हम देखेंगे कि हीट हमने थ्रो कितनी की है। तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है हमारे पास, तो ये रही हमारे पास इंटीग्रेशन की लिमिट्स। अगेन आप यूज़ करेंगे और हमारे पास आ जाएगा ये रिजल्ट इंटीग्रेशन के बाद। अब रही एफिशिएंसी की बात, और एफिशिएंसी में हमने ये हमें पता है ये एक्सप्रेशन है 1 - QC और QH इज इक्वल टू 1 - QH की वैल्यू हमारे पास ये रही, डिवाइड कितने हमने, और QC की वैल्यू ये हमने नोमिनेटर में। तो अब अगर हम ये देख लें कि ये दोनों आइडियाबेटिक प्रोसेसेस को यूज़ करते हुए कि ये दोनों सेम है, तो हम ये हो सकता है कि वैल्यूज़ कैंसल आउट हो जाए। तो कंसिडरिंग आइडियाबेटिक प्रोसेस, आइडियाबेटिक प्रोसेस है 2 से लेकर 3 तक।
और इस केस में हम इस दोनों कर्व्स को, दोनों पॉइंट्स को यूज कर ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग एडियाबैटिक इक्वेशन। और एडियाबैटिक इक्वेशन हमें ये बताती है कि इस पॉइंट के जो टेम्परेचर और वॉल्यूम है, इस पॉइंट का टेम्परेचर और वॉल्यूम, टेम्परेचर है QC, ये QC टेम्परेचर है, और वॉल्यूम है V3। तो ये हो गया। और एडियाबैटिक इक्वेशन के मुताबिक ये पावर हो जाएगी F/2। F हमारे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। और दूसरा पॉइंट है V2। तो V2 का वॉल्यूम हमारे पास V2 रहा, और यहाँ इस पॉइंट पे जो टेम्परेचर है वो TH है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस के दोनों एंड पे जो टेम्परेचर डिफरेंट है उन दोनों को हमने ज्वाइन किया इसी इक्वेशन के मुताबिक। और दूसरा एडियाबैटिक प्रोसेस है वो है 4 से 1, जिस इन दो पॉइंट्स को भी हम ज्वाइन कर सकते हैं। बी ये 4 पे वॉल्यूम है V4, और टेम्परेचर है TC, ये TC है। और दूसरे पॉइंट पे वॉल्यूम है आपके पास V1 और टेम्परेचर है TH। तो इन दोनों को ज्वाइन कर लिया। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करें तो आप देख सकते हैं V2 और V1 इज इक्वल टू V3 और V4। तो V3 और V4 इज इक्वल टू V2 और V1। तो आपके पास ये दोनों टर्म्स लॉग वाली कैंसिल आउट हो जाएंगी, और आपके पास आ जाएगा ये एफिशिएंसी का फार्मूला। तो इंडीड जो आपके पास एफिशिएंसी है कॉर्नट साइकिल में, वो मैक्सिमम है, वहाँ पे क्वालिटी होल्ड करती है फॉर गिवन टेम्परेचर एंड टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर एंड टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेफ्रिजरेटर। और रेफ्रिजरेटर हम डिस्कस करने में आसानी होगी हमें, जबकि हम हीट इंजन डिस्कस कर चुके हैं। तो रेफ्रिजरेटर को सिर्फ आप ले सकते हैं अ हीट इंजन ऑपरेटेड इन रिवर्स और लेस के। अगर सिर्फ आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हैं कि कैसे वर्क करता है रेफ्रिजरेटर, और सिर्फ आप इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं कि रेफ्रिजरेटर होता क्या है, तो फिर आप सिर्फ हीट इंजन के जो एरोज हैं वो रिवर्स कर दें। यानी कि अब कोल्ड रिजर्वायर वायर से हीट हम अब्जॉर्ब करेंगे और एक्सपेल करेंगे हॉट रिजर्वायर की तरफ, और ये हमें करना पड़ेगा बाय गोइंग वर्क डन। और जो डायग्राम है हमारे पास वो ये है। तो इस बार अब देखें एरो सारे रिवर्स हैं। पहले ये हॉट से एब्जॉर्ब करते थे, कोल्ड में थ्रो करते थे, और ये हम वर्क डन करते थे, आउट एवरो था। लेकिन अब रेफ्रिजरेटर के केस में ये है कि हम कोल्ड से एब्जॉर्ब कर रहे हैं बाय डूइंग वर्क डन, और थ्रो करेंगे हम हॉट रिजर्वायर में। तो अगेन यहाँ पे भी सारी जो क्वांटिटीज़ हैं वो वही हैं जो पहले थी, और सारी की सारी पॉजिटिव हैं। तो हाउ शुड वी डिफाइन एफिशिएंसी फॉर रेफ्रिजरेटर। तो रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी हम कैसे डिफाइन करेंगे कि एक नंबर जो हमें बता सके कि कितना ये एफिशिएंट है। तो यहाँ पे हम इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे है T, कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस, और वो डिफाइन करते हैं हम बेनिफिट डिवाइड बाय कॉस्ट। और बेनिफिट हमारे पास ये है कि जितनी हमने कोल्ड रिजर्वायर से हीट सक की है वो QC है, और कितना हमें वर्क डन करना पड़ा वो हमारी कॉस्ट है। तो QC हीट सक फ्रॉम कोल्ड रिजर्वायर बाय डूइंग वर्क W। ठीक है। तो अगेन हम फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को यूज़ करते हुए देख सकते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस क्या हो सकती है। तो कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस अगेन QC की वैल्यू ऊपर, वर्क डन की नीचे है हमारे पास बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और मैंने QC कॉमन ले लिया नीचे से, और ऊपर नीचे डिवाइड हो गया, कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि कोई ऑब्वियस लिमिट नहीं है, अपर लिमिट नहीं है आपके पास COP की। और लेकिन लेस वो जो आपके पास लोअर लिमिट है शुड बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि ये आपके पास लेस देन 1 नहीं हो सकता। तो शुड बी ग्रेटर देन 1, और लेस देन ना होने की वजह वन ये है कि आपके पास हॉट रिजर्वायर का टेम्परेचर हमेशा कोल्ड रिजर्वायर से ज़्यादा होगा। नाउ सेकेंड लॉ में जो कि साइक्लिक प्रोसेस है, और जितनी हीट यहाँ पे आपके पास इंट्रॉपी क्रिएट हुई है वो, और जो यहाँ पे इंट्रॉपी क्रिएट हुई है यहाँ पे क्रिएट होने वाली इंट्रॉपी हमेशा इससे ज़्यादा होगी, या फिर मिनिमम वो इक्वल होगी। तो ये इंट्रॉपी हमारे पास ये आ गई जो यहाँ से क्रिएट हुई है, और ये इंट्रॉपी हीट फ्लो के थ्रू जो क्रिएट हुई है वो ये, वो शुड बी ग्रेटर देन दिस वन।
सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यही कहता है कि आपके पास एंट्रोपी डिक्रीज नहीं हो सकती, वो हमेशा आपके पास बढ़ेगी। आप दोबारा इसको रीअरेंज करके ये लिख सकते हैं क्यू एच और डिवाइड बाई क्यू सी ग्रेटर देन और इक्वल टू टी एच और टी सी, और इसको आप कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस आपके पास बन जाएगी ये क्यू एच और क्यू सी की वैल्यू पुट करने के बाद। तो ये रही कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस। हीट इंजन केस में हमारी एफिशिएंसी थी, और यहाँ पे हमारे पास होगी कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस, कि कितना वर्क डन करके आप कितनी जो यहाँ से कोल्ड रिजर्वायर से हीट एब्जॉर्ब कर सकते हैं, सक कर सकते हैं। और टिपिकल जो रेफ्रिजरेटर किचन में रखा होता है उसके टेम्परेचर कुछ ये होते हैं रेफ्रिजरेटर के। हॉट रिजर्वायर ये होता है आपका किचन, कोल्ड रिजर्वायर ये होता है आपके। और इसके ये वैल्यू यूज़ करेंगे आप इस एक्सप्रेशन में, तो आप देखेंगे कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस है हमारे पास ये 5.9। इसका बेसिकली मतलब ये है 5.9 का क्यू सी और क्यू डब्ल्यू के अगर आप इसमें एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करें कि आप एक जॉल वर्क डन करके कोल्ड रिजर्वायर से 5.9 जॉल हीट सक कर सकते हैं। तो एक जॉल वर्क डन करना पड़ेगा और आप सक कितने करेंगे 5.9 जॉल हीट। द कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस लार्जेस्ट व्हेन टी एच एंड टी सी आर नॉट वेरी डिफरेंट। ये आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से भी देख रहे हैं कि इनकी वैल्यू लार्जर तभी होगी जब ये दोनों ज़्यादा डिफरेंट नहीं होंगे। हाँ, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि अगर ये दोनों डिफरेंट नहीं है तो आपके पास ये अप्रोच करेगी ये वैल्यू 1 को, और 1 - 1 अप्रोक्सीमेटली आपको ये काफ़ी बड़ी वैल्यू देगा। जितना ये डिफरेंस इनमें कम होगा उतनी आपके पास कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी। To make an ideal refrigerator with the maximum possible cost of performance, one can use Carnot cycle, this time in reverse. तो अगेन बिल्कुल वही आइडिया है कि आपने कोल्ड रिजर्वायर से अगर हीट एब्जॉर्ब करनी है तो आपका टेम्परेचर, रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर, कोल्ड रिजर्वायर का टेम्परेचर बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। या फिर कोल्ड रिजर्वायर पे आपने जब हीट एब्जॉर्ब की है वहाँ से, तो गैस का टेम्परेचर थोड़ा सा लेस होना चाहिए ताकि हीट फ्लो हो। और जब आप डंप करने लगे हैं हॉट रिजर्वायर में, तो गैस का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए ताकि हीट फ्लो कर सके। तो कार्नट साइकिल आप यूज़ करेंगे, जो कार्नट साइकिल रिवर्स में है वो आपके पास मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस देखेगा। इन ऑर्डर टू मेक हीट फ्लो द वर्किंग सब्सटेंस स्लाइटली हॉटर, जो मैंने भी बात की है, देन टी एच, एंड स्लाइटली कोल्डर देन टी सी। प्रॉब्लम एक देख लेते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर अ साइक्लिक रेफ्रिजरेटर ऑपरेटिंग बिटवीन हाई टेम्परेचर रिजर्वायर एट 1 केल्विन एंड अ लो टेम्परेचर रिजर्वायर एट 0.01 केल्विन। तो मैंने आपको बताया था कि आपके पास मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंट इंजन कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस आपको वैल्यू तभी दे सकता है जब ये दोनों ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। तो ये देखिए ये हमने कितना डिफरेंट किया है। एक हमारे पास टेम्परेचर 100 टाइम ज़्यादा है दूसरे टेम्परेचर से, तो इसकी वैल्यू आप पुट करें और देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस आपके पास है 0.01। कॉस्ट ऑफ परफॉर्मेंस आपको ये बता रहा है कि 0.01 जाउल आप हीट सक कर सकते हैं बाय डूइंग 1 जाउल वर्क। 1 जाउल वर्क करना पड़ेगा और आप सक कितनी करेंगे हीट 0.01। या फिर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको पता चलेगा कि 100 जाउल वर्क करके सिर्फ आप सिंगल जाउल हीट कोल्ड रिजर्वायर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी डिस्कशन हीट इंजन की और रेफ्रिजरेटर पे। और नेक्स्ट लेक्चर से हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर से हमने यही दो टॉपिक लेने थे।